गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एज वी प्रोसीड अहेड विथ आवर डिस्कशन, मेरे को सबसे पहले बताइएगा हम लोग क्या सीख रहे हैं। बोले सर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है 30 डेज के अंदर। जो आदमी 30 डेज के अंदर अप्लाई करेगा उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेट व्हेन ही हैड बिकम लायबल। सर अगर मैं 30 डेज के बात करूं तब आपका एप्लीकेबल है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सपोज मेरे को 4 ब्रांचेस रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितना एप्लीकेशन सबमिट होगा? 1 या 4? 4। क्या CGST एक्ट में अलग रजिस्ट्रेशन होगा, SGST एक्ट में अलग रजिस्ट्रेशन होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। एक एक्ट में रजिस्टर्ड है तो सब एक्ट में रजिस्टर्ड है, एक एक्ट में अमेंडमेंट है तो सब में अमेंडमेंट है, एक में कैंसिलेशन है तो सब में कैंसिलेशन है। मान लीजिए एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। सर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर तो फिर 7 दिन में आपको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। नॉट इन ऑर्डर 7+7+7। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया लेकिन ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है या सिस्टम बोलता है तो 30 डेज का टाइम होगा, बिकॉज देन दे नीड फिजिकल वेरिफिकेशन। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि एप्लीकेशन फॉर्म 1 में है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म 2 में है और सर्टिफिकेट फॉर्म 6 में है। सर्टिफिकेट मिलने से 30 दिन के अंदर या जब पहला रिटर्न लगाएंगे उस समय तक आप बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड द स्टेट इज ऑलवेज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, बट एस्टैब्लिशमेंट विद इन द स्टेट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन ओनली व्हेन सेपरेटली रजिस्टर्ड। सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है क्योंकि शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं देन दे आर सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। क्या मैं विद इन द स्टेट 4 रजिस्ट्रेशन में जा सकता हूं? हाँ जा सकते हैं। शर्त बताओ, सबके सब प्लेस ऑफ बिजनेस होने चाहिए। सारे एस्टेब्लिशमेंट कॉम्पोजिशन में जाएं या सारे नॉर्मल में जाएं, एक दूसरे के बीच में अगर सप्लाई हो तो फिर GST देने के लिए तैयार रहें आप। अमेंडमेंट के लिए मेरे को एप्लीकेशन करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। फॉर्म 14 में 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन करूंगा। सर कैसे होता है अमेंडमेंट? DNA अगर चेंज हो जाए, डायरेक्टर नाम एड्रेस, तो वो कोर अमेंडमेंट है, वेरिफिकेशन के बाद होगा। सर नॉन कोर क्या होता है? और वो भी 15 दिन में अप्रूव कर देता है। नॉन कोर क्या होता है? जमा किए अप्रूव हो गया। एक बार फिर से बताओ, अमेंडमेंट के लिए फॉर्म कौन सा है? 14। कितना दिन के अंदर अप्लाई करोगे? 15 दिन। कोर अमेंडमेंट क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा। DNA चेंज हो गया, वेरिफिकेशन के बाद अप्रूव होगा। नॉन कोर क्या होगा? ऐसे ही अप्रूव हो गया। क्या बिना एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन आ सकता है? हाँ सर, सुओ मोटो संभव है। अगर ऑफिसर को लगता है कि आप लायबल हैं तो वो आपको टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन दे देगा। 90 दिन के लिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिएगा, या अपील करते हैं तो हार जाए तो 30 दिन के अंदर अप्लाई करेगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन GST का टैक्स नहीं देता है, लेकिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है। उसके पास GS चिन्ह नहीं होता है, UIN होता है, जो ऑल ओवर द कंट्री वैलिड है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का सर्टिफिकेट चाहिए उनको रजिस्ट्रेशन के लिए। दे आर नॉट रिगार्डेड एज रजिस्टर्ड पर्सन, उनको रजिस्टर्ड पर्सन का स्टेटस नहीं दिया गया है। नंबर 1 वो टैक्स नहीं देते हैं। नंबर 2 रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई क्यों किया? इनपुट टैक्स का रिफंड लेने के लिए। लीगली दे आर नॉट रजिस्टर्ड पर्संस, विद इन इन्वर्टेड कॉमास। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया बट नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, रिगार्डेड एज लीगली। एंड ऑफ कोर्स इनपुट टैक्स रिफंड लेने के लिए किया, GS चिन्ह नहीं है, UIN है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बिजनेस कब कमेंस कर सकता है दूसरे स्टेट में? सर पहला तो 5 दिन के पहले अप्लाई करे, एडवांस टैक्स दे, तब सर्टिफिकेट देंगे, फिर बिजनेस करेगा। मेन है 5 दिन पहले अप्लाई करके एडवांस टैक्स दे दो, तब सर्टिफिकेट, तब दूसरे स्टेट में बिजनेस करेगा। 90 दिन के लिए वो वैलिड है, एंड देन यू कैन गेट इट एक्सटेंडेड बाय अनदर 90 डेज। कैंसलेशन 2 कारणों से होता है। कैंसलेशन का एक वजह होता है, रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन का एक वजह होता है ऑब्वियस रीजंस, जहां पर आप भी अप्लाई कर सकते हैं और डिपार्टमेंट भी कैंसिल कर सकता है। उसको मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं उससे। मैंने पीछे का पूरा रिवीजन कर दिया, आप लोग को क्लियर है ना, याद है ना?
अच्छा, देखिए कंसिस्टेंटली एक ही बात क्या बोल रहा हूं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर घर में पढ़ो और सप्लाई का वीडियो देखो। जो चीज जब बोला जाए मतलब उस समय उसका रियली पर्पस है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया। तो अभी रजिस्ट्रेशन चैप्टर घर में पढ़ना है। छोटे चैप्टर्स हम लोग का परसों रिवीजन क्लास होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन, पेमेंट। तो क्या हो गया आपका जीएसटी, अगर आप रजिस्ट्रेशन और सप्लाई का चैप्टर कर लेते हैं, ये चार मैं रिवाइज करता हूं तो पूरा आज तक का जीएसटी कवर्ड है। व्हाट इज अ डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या जवाब दोगे इसका? थ्योरी है, पढ़ा हुआ भी है, स्ट्राइक नहीं कर रहा हो सकता है। तो आप बोलेंगे डीम्ड अप्रूवल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपका जवाब होगा कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन किया है और 7 दिन के अंदर ऑफिसर रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो 7 दिन में वी आर डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड। आधार ऑथेंटिकेशन ही नहीं किया या आधार ऑथेंटिकेशन किया तो ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है या सिस्टम बोलता है, तो 30 दिन के अंदर अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया ऑफिसर, देन डीम टू बी रजिस्टर्ड। आपको बोलना होगा प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, तब 7 डेज में डीम्ड अप्रूवल। बड़ा खास बात है, इनकम टैक्स में शब्द है इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स में शब्द है असेसिंग ऑफिसर, जीएसटी में ऑफिसर को बोला गया प्रॉपर ऑफिसर। जो इनकम टैक्स किए हुए हैं वो उस समय देखेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर को हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर बोल देते हैं, तो इसको जीएसटी ऑफिसर नहीं बोलते हैं, इसको प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं। तो अगर आधार ऑथेंटिकेशन किया है, ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, तो 7 दिन में डीम्ड अप्रूवल है, नहीं कराया तो 30 दिन में डीम्ड अप्रूवल है। हमने रिस्पॉन्ड कर दिया उसके नोटिस को, क्लैरिफिकेशन को, तो 7 दिन में बोलता है ना ठीक करो, हमने ठीक कर दिया, फिर वहां से 7 दिन तक नहीं किया तो डीम्ड अप्रूवल है। मेरे बातों को आप समझ रहे हैं, ये सब इशू बन जाता है। ये थ्योरी आपका पढ़ा हुआ है लेकिन स्ट्राइक नहीं कर रहा, अब याद रहेगा डीम्ड अप्रूवल क्या होता है। मैंने सारा थ्योरी रिवाइज करवा दिया, अभी भी दरकार पड़े आज का तारीख नोट कर लीजिए, क्लास नंबर नोट कर लीजिए, इसका 5 मिनट सुन लेंगे आप तो पीछे का थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, अमेंडमेंट किसको बोला जाता है? जब जीएसटी नंबर सेम हो, जीएसटी नंबर सेम है, वही बाकी चेंज हो रहा है तो अमेंडमेंट है। लेकिन सपोज जीएसटी नंबर ही बदल गया, जीएसटी नंबर क्यों बदलेगा? क्योंकि अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर बदल जाता है तो जीएसटी नंबर बदल गया, क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है। तो पेपर में सवाल आया, रिवीजन कराया और कुछ नहीं। एक आदमी का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, उसका सन उसका कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस, व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? सो यू विल से कोर्स ऑफ एक्शन इज, क्योंकि नया एंटिटी है, नया पैन नंबर है, तो नया रजिस्ट्रेशन कराए और पुराना को कैंसल करवाए। पैन अगर चेंज होगा तो अमेंडमेंट नहीं होगा, पैन अगर चेंज होगा तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई होगा। मैंने थ्योरी पूरा समझा दिया है ना, क्लास 2 क्लास में जो डिस्कस हुआ थ्योरी पूरा एक रिवीजन हो गया। कल तो छोटा क्लास था जिसके लिए माफी मांगता हूं, कल एक बार निकलना था। अच्छा, यू टेल मी, दो अब ले लेंगे, बीच में एक बार चल रहा है ना रिवीजन, फ्लो टूट जाएगा, हम थोड़ा कैंसलेशन वगैरह अब ले लेंगे आपका, अभी नहीं तो क्लास के बाद ले लेंगे, कोई खास बात नहीं। सी आई एम टेलिंग यू दिस, रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार का होता है, उसको भी रिवाइज करा देते हैं। टर्नओवर बेस्ड, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है? एमएनटी के लिए 10, एटीएम यूपीएस के लिए 20, अदर्स के लिए 20/40। रजिस्ट्रेशन हमारा स्टेट वाइज है, मैं रिपीट करता हूं, रजिस्ट्रेशन हमारा स्टेट वाइज है।
सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर आपके 4 अलग अलग ब्रांच स्टेट में ब्रांच है तो 4 रजिस्ट्रेशन होगा। सही है ना ये बात? आप टैक्स भले ही टैक्सेबल टर्नओवर पर दीजिएगा, लेकिन आप क्या करेंगे? चेक तो एग्रीगेट टर्नओवर ही करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर चेक होता है। हाउ डू यू कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर? सर, एग्रीगेट टर्नओवर में 3 आता है: टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, एग्जेम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। 3 जीपीआरएस नहीं आता है, जीएसटी, पीआर परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, एस शेड्यूल 3 शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इंटरस्टेट ट्रांसफर भी आता है ब्रांच का। और ये हमेशा ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट होता है। यू नो समथिंग? अब जैसे मणिपुर का लिमिट 9 लाख है, 10 लाख है, त्रिपुरा का लिमिट 10 लाख है। अगर सोचिए 12 लाख टर्नओवर होता है तो वहां लायबल हो गए, तो बंगाल वगैरह सब में भी लायबल हो गए। मान लीजिए टर्नओवर तो 40 लाख से ज्यादा ही है, 3 स्टेट है, 2 से टैक्सेबल सप्लाई होता है, 1 से एग्जाम सप्लाई, तो कितना रजिस्ट्रेशन होगा? 2। जहां से खाली एग्जाम सप्लाई होता है, खाली जिस स्टेट से खाली एग्जाम सप्लाई होगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एमएनटी 10, एटीएम यूपीएस 20, अदर्स के लिए 20/40। रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे जिसमें 3 आता है, जीपीआरएस नहीं आता है। टैक्स आप टैक्सेबल टर्नओवर पे दीजिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन जहां एग्जाम सप्लाई होगा वहां नहीं। कब कब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है? मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉन रेसिडेंट एंड कैजुअल पर्सन, ओइडार, ऑनलाइन गेमिंग। प्रिंसिपल अगर रजिस्टर्ड है तो एजेंट रजिस्टर्ड है। कब रजिस्टर्ड है? जब मैं गुड्स लेकर दूं, रेफरल एजेंट नहीं। रिवर्स चार्ज, स्पेशल चार्ज, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट कराता है तो सप्लायर नहीं करवाता है। टीडीएस, टीसीएस, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा, कैजुअल पर्सन को हैंडीक्राफ्ट गुड्स में 20 लाख का लिमिट है, 10, 20, 40 का। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं, कब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे? जब विद इन द स्टेट बेचे और एनरोलमेंट नंबर मिल जाए। ब्लिंकिट, जेप्टो। आप अमेजन के थ्रू बेचते हैं तो ऑल इंडिया है ना, वहां रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ब्लिंकिट, जेप्टो में बेचते हैं तो विद इन द स्टेट होता है, और एनरोलमेंट नंबर ले लो तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है अगर टर्नओवर लिमिट के नीचे है तो। एग्रीकल्चरिस्ट, रेस आर रिवर्स चार्ज में सप्लायर। ए एग्रीकल्चरिस्ट, सी कैजुअल पर्सन हैविंग लिमिट ऑफ 20 लाख, ई होली एग्जाम सप्लाई, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। वॉलंटरी भी आप करवा सकते हैं आईटीसी लेने के लिए।